राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पेपर। और अब क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं हम, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि 25-26 सेशन चल रहा है और एग्जाम फरवरी में आने वाले हैं, तो उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और सेल्फ प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दें। ठीक है बच्चों, आज ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करते और आने वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज टॉपिक करा रहे हैं बेटा प्रिज्म। तो सबसे पहले प्रिज्म को कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रिज्म के बारे में मैं थोड़ा समझाऊंगा, समझने के बाद तब जाकर के हम क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि प्रिज्म के क्वेश्चंस को इजीली डायरेक्टली लगा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं प्रिज्म का इंट्रो दूंगा और प्रिज्म के इंट्रो से सारे के सारे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और जो भी ट्रेजेक्टरी पाथ फॉर्म करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रिज्म जो है वो दो ग्लास सरफेस का इंक्लाइन सरफेस होता है। दो ग्लास सरफेस एक दूसरे पे इंक्लाइन होती है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया ये कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका नाम है ABC, और इस एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। सपोज करते हैं यहां से कोई लाइट रे आती है। अगर यहां से कोई लाइट रे आ रही है तो जो लाइट रे आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब कोई लाइट रे इंसिडेंट रे आएगी किसी सरफेस पर टकराएगी, तो अब ये एंटर होने वाली है। यहां पे मीडियम मान लिया मैंने एयर, और अंदर मीडियम है ग्लास, एंड बाहर मीडियम है दोबारा से एयर। तो एज वी नो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहां देखिए, अब लाइट रे कैसे जा रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। तो एज वी नो दैट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखो ये सरफेस हो गई, इस सरफेस से एग्जैक्ट 90 बनाता हुआ परपेंडिकुलर बनाना है, एग्जैक्ट 90 बनाता हुआ। तो जब कोई इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जाएगी तो वो डेंसर मीडियम में जाते हुए नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब जानी चाहिए ऐसे, पर एक्चुअली में ऐसे ना जाकर के ऐसे बेंड हो गई। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर अब देखें अगर हम सेकंड सरफेस की तरफ, तो सेकंड सरफेस के लिए ये कैसा काम करेगा, इंसिडेंट रे का। ये अभी यहां से इंसिडेंट रे आई थी और ये कैसा काम कर रही थी, रिफ्रैक्टेड रे का। अब सेकंड सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे किसमें चेंज हो गई, इंसिडेंट रे में। तो इंसिडेंट रे में चेंज हो गई तो यहां पे भी नॉर्मल बना, और यहाँ पे नॉर्मल बना। तो अब ये लाइट रे कैसे जा रही है, ग्लास से रेयर एयर में, ग्लास से एयर में। रेयर मीडियम होता है ठंडा मीडियम, एयर मीडियम। तो अब ये डेंसर टू एयर जा रही है। आपको पता है बेटा, जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल से दूर होती है। अभी जाना चाहिए बिल्कुल इसे ऐसे, पर नॉर्मल से दूर हटने का मतलब, ये नॉर्मल है, इससे दूर हटने का मतलब ऐसे जाना हुआ तो पास हो गया, ऐसे टिल्ट होगी तो क्या हो जाएगा, दूर जाना। तो ये लाइट रे इस तरीके से बेंड हो गई। जो फाइनली लाइट रे निकलती है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अब इस पूरे डायग्राम को फॉलो करते हैं। देखो बेटा, जो लाइट रे आ रही थी वो इंसिडेंट रे, और जो पहले सरफेस से डेविएट हुई वो कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे। एज वी नो दैट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे मैंने बोला R1। ऐसे सेम अब ये लाइट रे आगे जाकर के किसका काम कर रही है, इंसिडेंट रे का। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम हमने दिया R2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर नाम देते हैं हम R2। फिर उसके बाद नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये पूरा बेटा सिनेरियो होता है किसी भी प्रिज्म के अंदर जो भी लाइट रे जाती है। तो आपने यहां देखा कि प्रिज्म से जब भी कोई लाइट रे पास होती है तो उसे कितनी सरफेस से रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ता है, दो। पहले फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड अगेन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो अगर हम ऑल ओवर नोट करें तो ऐसा लग रहा है कि प्रिज्म से जो लाइट गई है वो वापस आने तक वो अपने बेस की तरफ लाइट झुक गई है। ये लाइट देखिए, ये इसके बेस की तरफ झुक गई है। इसी को प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी तरीके का प्रिज्म लेते हैं हम और उससे लाइट को आर पार कराते हैं, पास कराते हैं, तो वो डेफिनेटली प्रिज्म के बेस की तरफ, बेस की टुवर्ड्स झुक जाती है। तो इसी प्रोसेस को बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको इनके डेरिवेशन शो करते हैं कि इनके फॉर्मूले बेस्ड डेरिवेशन कैसे निकलते हैं। तो अभी ये सारी चीजें आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, आगे देखो कि अगर इस वाली लाइट रे को, ये इंसिडेंट रे है, ये अगर बेंड नहीं होती तो जाती कैसे, बिल्कुल सीधे। और अगर ये वाली लाइट रे बेंड नहीं होती तो ये भी जाती कैसे, बिल्कुल सीधे। और ये सीधे जाने के बाद यहां मिलती। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये लाइट रे सीधे जाने की जगह कितना डेविएट हुई है, इतना। मतलब ये जो पूरा एंगल है, दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज डेल्टा। ये जो एंगल है बेटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, पर वो यहां से इस तरीके से इस एंगल पे बेंड हो गई।
तो मतलब ये जो एंगल है दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ डेविएशन। अब इन सब में रिलेशंस निकालने हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, r1 r2 इन सब में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या जस्टिफिकेशन है। तो बेटा आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। एज वी नो दैट नॉर्मल जो है वो हमेशा सरफेस पर कैसा बनता है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर बनता है तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने डी। तो इन ट्रायंगल इसको नाम दो P पॉइंट, इसको नाम दो Q पॉइंट, इसको D। इन ट्रायंगल PQD। PQD ट्रायंगल में बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल D कितना निकल के आया यहां से, एंगल D निकल के आया बेटा R1 R2 उधर चले गए तो 180 माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन 1 सभी को आया, ठीक है। अब यहां देखिए कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो देखो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये लाइट रे और ये नॉर्मल और ये लाइट रे एक दूसरे को काट रही है, तो आमने सामने वाले एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर ये पूरा आई है, ये भी आई है, तो ये भी क्या होगा, पूरा आई। तो इस आई में से अगर इस R1 को घटा दो तो ये छोटू सा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, I माइनस R1। सभी को आ गया होगा, I माइनस R1। ऐसी सेम ये पूरा एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को काट रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये पूरा E है तो ये भी पूरा क्या होगा, E, और ये हो गया E माइनस R2। सभी को समझ में आ गया होगा, E माइनस R2। तो बेटा देखो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इस वाले में एंगल ऑफ डेविएशन वाला, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं थोड़ा तो आपको ये दिखेगा, यहां पे बन रहा था एंगल ऑफ डेविएशन और ये वाला ट्रायंगल, यहां पे बन रहा था एंगल ऑफ डेविएशन बाहर की साइड, और इस वाले एंगल को अभी मैंने निकाला ये रहा, ये पूरे I में से R1 को घटाया तो ये एंगल आया I माइनस R1, ऐसे ये आया E माइनस R2। तो एज वी नो दैट ये जो एंगल होता है वो ट्रायंगल का एक्सट्रूड एंगल होता है, और एक्सट्रूड एंगल अपने भाई को छोड़ करके इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दिस इज सेड टू बी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां पे बेटा ध्यान दोगे डेल्टा इज इक्वल टू I और E को पास पास रखा, R1 R2 में से माइनस कॉमन आया तो ये आया R1 प्लस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू पूरा आया फंक्शन I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन निकल के आया। अब इसमें अगर आगे ध्यान दें हम एंगल R1 प्लस R2 में, तो अभी आगे ध्यान दें तो क्या ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल पूरी सरफेस पर कैसा होगा, पूरी सरफेस पर परपेंडिकुलर। ऐसी ये भी तो नॉर्मल है, ये पूरी सरफेस पर कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो APDQ क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल APDQ, क्वाड्रिलेटरल में चलोगे तो सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल A जिसे हमने एंगल ऑफ प्रिज्म बोला, प्लस ये पूरा 90, प्लस ये भी पूरा 90, प्लस ये वाला एंगल D इज इक्वल टू 360, ये भी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बेटा A प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल D की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी, डालिए 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। 90 90 180 180 180 360 360 कट गए, तो A इज इक्वल टू ये पूरा उधर चला गया तो R1 प्लस R2। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया है प्रिज्म का, कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो पहली सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरी सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के सम के बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में हम बार-बार यूज भी करेंगे। A is equal to R1 plus R2. R1 क्या है, R1 is the angle of refraction through the surface 1, and what is R2? R2 is the angle of refraction, angle of incidence through the surface 2. This R2 belongs to the angle of incidence through the surface 2, and this R1 belongs to the angle of refraction through the surface 1. तो दोनों का एंगल जब सम करते हैं तो किसके बराबर आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद अगर इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं पुट इन एंगल ऑफ डेविएशन वाले टर्म्स में, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो पुट करने में क्या मिलेगा, डेल्टा m इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या रखा बेटा, A। तो अब ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हर बच्चे को याद होने चाहिए, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब की सब याद हो जाए।
व्हाट इज डेल्टा? डेविएशन एंगल, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 पे। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें सिंपल सी आ गई होंगी, सभी को आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इंसिडेंस के सबके टर्म्स हमने अलग अलग सेपरेटली समझ लिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि अगर कभी भी मिनिमम डेविएशन का केस आए, मिनिमम डेविएशन का, तो मिनिमम डेविएशन के केस में बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि ये एंगल, मतलब ये जो प्रिज्म का ये वाला एंगल था, यहां से लाइट रे आई थी, ये बेंड हुई थी और ये ऐसे बेंड हुई थी। अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊं, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन था। ये एंगल ऑफ डेविएशन कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम कब होगा? जब ये मिनिमम डेविएशन तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। मतलब अगर ये वाला एंगल जिस एंगल से जा रही है वो लाइट, उसी एंगल को बढ़ाते हुए वापस आ जाए, तो समझ लो सबसे कम डेविएशन का केस है वो। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो वहां पे क्या रहेगा? सबसे कम। और उसके साथ ही साथ इस समय जब आई और ई बराबर हो गए तो R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। तो बेटा कभी भी मिनिमम डेविएशन का केस आए तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस वन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस थ्रू द सरफेस टू। ये दोनों बराबर रहेंगे। अगर इन दोनों को मैं इन दोनों कंडीशन में डालूं, जो मेरे दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन थे, तो अपन को क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो A इज इक्वल टू R1 की जगह R और R2 की जगह भी R। A इज इक्वल टू आया 2R, तो R इज इक्वल टू आया A बाय 2। इज दैट क्लियर? सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाले टर्म्स को यूज करूं, तो यहां था डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। डेल्टा इज इक्वल टू I, और I और E दोनों बराबर है, तो I की जगह I रखा, E की जगह भी I रख लिया, माइनस A। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस A। तो A इज इक्वल, अच्छा अब ये डेल्टा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? मिनिमम, क्योंकि मिनिमम में आपको M लगाना पड़ेगा, जिससे ये शो करेंगे कि हमने स्पेशल केस यूज किया है। तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। सभी को समझ में आया? मैंने क्या निकाल लिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में। तो पेपर में अक्सर क्वेश्चंस में स्पेशल एडिशंस के क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब स्पेशल टॉपिक, कुछ ना कुछ स्पेशल केसेस को इन्वॉल्वमेंट देगा। तो जैसे ही स्पेशल केस लग रहा होगा तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन के केस में हमने क्या बताया था? I इज इक्वल टू B एंड R1 इज इक्वल टू R2। तो I और E निकाल लिया हमने। उसके बाद आपको सभी को पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ सभी को पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ सबसे सिंपल स्नेल्स लॉ, जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी के एंगल का साइन इज इक्वल टू जहां पे लाइट जा रही है, लाइट जा रही है इधर, तो लाइट जा रही है प्रिज्म में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसी के एंगल का साइन और अंदर के एंगल बनता था R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है 1 होता है। साइन I का वैल्यू हमने निकाल लिया, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू निकालना है। साइन R का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, R का वैल्यू क्या है? A बाय 2। तो हर बच्चे को पता हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का क्या आएगा? इसे अपॉन में भेजो, तो साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन में साइन A बाय 2। ये बेटा हर बच्चे को रिलेशन याद हो जाए। क्लियर? ये क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कब निकाल के देगा? ये फार्मूला, पॉइंट टू बी नोटेड, ये फार्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला ये तभी वैलिड है जब मिनिमम डेविएशन का केस है। इज दैट क्लियर? मिनिमम डेविएशन पूछेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला ये वैलिड है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ गया। अगर वो इसमें भी एक और केस बोल दे, ये स्पेशल केसेस हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस में कराने वाला हूं और 100% मोस्टली 100% प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो। ज्यादातर आपको हर एग्जाम पेपर में, किसी भी एग्जाम पेपर को उठा के देख लीजिए, वो आपको हर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो हम 2014 से लेकर के 2025 सारे के सारे ईयर्स का स्पेशल टॉप क्वेश्चंस टाइप का कलेक्शंस लेके आ रहे हैं और उनमें टॉप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो म्यू आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थिन, लेंस इज टू थिन, लेंस या फिर प्रिज्म इज टू थिन, प्रिज्म बहुत पतला है। तो प्रिज्म बहुत पतला है बेटा, आपको ये याद रखना है, मार्कर मिल गया,
प्रिज्म बहुत पतला है तो आपको एक चीज याद रखना है कि प्रिज्म अगर पतला है तो ये जो एंगल ऑफ साइन की वैल्यूज है वो नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएंगे। मतलब प्रिज्म बहुत छोटा होता है तो जो साइन की वैल्यूज है दैट आर नियरली इक्वल टू थीटा, क्योंकि साइन और थीटा, आप थीटा लिखो या साइन लिखो, दोनों के दोनों बहुत छोटे एंगल पे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। जैसे कि थीटा अगर जीरो की बात करूं मैं, थीटा जीरो की वैल्यू और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। मतलब थीटा अगर डिक्रीज कर रहा होता है तो साइन थीटा भी डिक्रीज कर रहा होता है। तो डिक्रीज होते होते एक समय पे ये कैसा पहुंच जाता है, सिमिलर, बिल्कुल पास पास पहुंच जाता है। इसलिए तो सेम यहां पे अगर थिन लेंस का केस आएगा तो म्यू की जगह म्यू रखेंगे और हर बच्चे को पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा, यानी कि a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ये साइन हट जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। 2 से 2 कट गया, a इधर आ गया तो a म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। a को इधर बुलाओ, a म्यू माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा m। तो डेल्टा m इज इक्वल टू आया a कॉमन लेकर के म्यू माइनस 1। तो हर बच्चे को ये रिलेशन याद हो जाए। तो आज तक क्या क्या पढ़ा, आपको जो जो टॉपिक बताए वो सबके सब रिलेशन याद हो जाए। अगर कोई भी प्रिज्म से लाइट रे पास होगी तो लाइट हैज टू ट्रेवल, लाइट हैज टू फेस 2 times of refraction, first from rarer to denser and another from denser to rarer. Whenever it is passes from rarer to denser, then it bends towards the normal. On the other hand, whenever it passes from denser to rarer, it bends away from the normal. And the whole scenario and the whole cases, we observe a single property of prism, that is prism always deviates the light ray towards its base. जो भी प्रिज्म है वो हमेशा लाइट को प्रिज्म के बेस की तरफ डेविएट करता है। तो यहां से अपन ने सबको देखा, a क्या था, a इज द टर्म दैट स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म, r1 पहले सरफेस के द्वारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, r2 दूसरे सरफेस के द्वारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होगा r1 प्लस r2 के, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होगा i प्लस e माइनस a के। ये यूनिवर्सल फार्मूला है बेटा, हर बच्चे को ये तो याद होना ही चाहिए, ये यूनिवर्सल फार्मूले है। और यूनिवर्सल फार्मूले में स्पेशल केस अगर डाल रहा हूं तो स्पेशल केस में क्या बोलेगा वो, मिनिमम डेविएशन, मतलब डेविएशन एंगल वो चाहेगा कि कम से कम लाइट डेविएट हो, कम से कम लाइट डेविएट हो। और लाइट कम से कम डेविएट होगी तो आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि I और E दोनों बराबर होने चाहिए, R1 और R2 वो दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर। जब दोनों आप केसेस को एनरोल करोगे तो एनरोल करने के बाद आपको एक नए रिलेशंस मिलेंगे कि I इन द टर्म ऑफ मिनिमम डेविएशन, R इन द टर्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, और फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला सेटअप यूज करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, बट इट इज ओनली वैलिड फॉर मिनिमम डेविएशन। और जब अगर लेंस भी बहुत छोटा है, बहुत पतला लेंस है, तो उसमें एंगल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, इसलिए साइन थीटा बहुत नियरली पहुंच जाता है थीटा में। तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो साइन हटा दिया हमने और सॉल्व करने के बाद दिस इज द रिलेशन फॉर थिन लेंस। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद करना है आपको, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं स्पेशल केस तो नहीं लग रहा है, और इनकी कोशिश मैं कराऊंगा, उससे आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो हर बच्चे से उम्मीद करूंगा कि वो बच्चे उनको सेल्फ प्रैक्टिस करे, और सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद सबके फॉर्मूलों को एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए रट भी ले, याद भी होने चाहिए, क्योंकि हम इनको डायरेक्ट एनरोल करेंगे, डायरेक्ट यूज में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।